हेलो सीनियर्स, व्हाट्सअप। वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये आप लोगों के फिजिक्स का पहला चैप्टर है और ये उसका पहला लेक्चर है। और इस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे कि हम 3 से 4 लेक्चर्स में ख़त्म कर दें। आई होप आप लोगों ने क्लास 12th के इंट्रोडक्शन वाली मेरी वीडियो देखी है, एंड इफ़ यू हैव वॉच दैट तो आपको पता है कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एक बार शॉर्ट में और बता देता हूँ कि लाइक इवन इफ़ यू वांट टू स्कोर 97 96 97%, 4 months are enough. 4 months are enough. लाइक आप डेली का अगर इन 4 महीने में डेली का 6 घंटा भी दे रहे हो ना, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, 2 घंटा ऐसे ऐसे करके भी आप ये 4 महीने जा रहे हो ना, तब भी आप 97 स्कोर कर लोगे। और आप अगर चाहते हो कि एकदम लास्ट के डेज में आपको बर्डन ना हो कि रात रात जग के पढ़ाई ना करनी पड़े, बट मैं आपको सच बताऊं, अगर आप अभी से ही पढ़ोगे ना तो भी आपको उठना तो डाउट रहेगा कि मैं चलो रात में जग के पढ़ाई कर ही लेता हूँ या फिर पूरे दिन पढ़ाई कर ही लेता हूँ। तो वो तो नॉर्मल है, वो हर एक स्टूडेंट के साथ होगा। अब बात करूँ, अगर आप लोगों को एकदम आराम से जाना है, लाइक अभी स्टार्टिंग से पढ़ के आराम से क्लास 12 निकालेंगे, अच्छे स्कोर से निकालेंगे। अच्छे स्कोर मीन्स आई मीन मोर देन 97 98%, लाइक क्योंकि आप अभी से पढ़ रहे हो। देन लाइक अगर आप एक दिन में एक सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो ना तो इट्स गुड इनफ। और मैथ्स में, कैलकुलस में, अगर आप पीसीएम के तो कैलकुलस में ज़रूर ध्यान दे देना। और फिजिक्स और मैथ्स तो अपन करेंगे ही साथ में। केमिस्ट्री के लिए यू कैन जस्ट फॉलो भारत पंचाल सर, बहुत ही अमेजिंग है, आप उनको एकदम ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। तो आज हमारा पहला लेक्चर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे, लाइक क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो देखिए, ये जो आज मैं आप लोगों को लेक्चर दूंगा ना, ये आपका एज अ फाउंडेशन ट्रीट करेगा इस पूरे चैप्टर का। आज हम कोई भी डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, आज हम कोई भी एज अ आपको स्पेशल कोई फार्मूला नहीं देखने वाले हैं कि कोई टफ सा फार्मूला देखने वाले हो, या फिर कोई हम लंबी सी डेरिवेशन या कोई डायग्राम, ऐसा कुछ नहीं देखने वाले हैं। आज की बस हम अच्छी बेसिक फंडामेंटल थ्योरी इस चैप्टर की पढ़ने वाले हैं, कंसेप्चुअली पढ़ने वाले हैं, रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। तो आज ये लेक्चर आप लोगों का एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक काम करेगा आने वाले 3 लेक्चर्स के लिए। और जो आप आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगी उसको पढ़ने में ये आपका लेक्चर बहुत हेल्प करेगा। तो ज़्यादा कुछ इस लेक्चर में है, मतलब बेसिकली फाउंडेशन पार्ट है इस लेक्चर में। जैसे कि आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, चार्जिंग बाय इंडक्शन और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आज हम इस लेक्चर में करेंगे। और आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखोगे ना, तो ये देखना, ये 1.1 है और ये 1.5 है, मतलब पूरे एनसीईआरटी के ही सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे एक प्लस और माइनस 2 चार्ज रखे हैं। जानते हैं चार्ज होता क्या है। तो ओके, इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हालांकि होता क्या है, आपने देखा होगा कि आपके टीचर्स बोलते होंगे कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ रहा है, बट व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, पोटेंशियल एंड फील्ड्स अराइजिंग फ्रॉम अ स्टैटिक चार्ज। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स मीन क्या होता है, स्टैटिक मीन्स रेस्ट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो मीन स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। आपने 11th में भी यही स्टैटिक और ऐसे डायनेमिक वाले पढ़े होंगे। तो मीन स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। आप जैसे कि आप देख सकते हो, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। और कुछ एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने कभी अपनी कॉम को ऐसे रब किया होगा अपने कपड़े ऐसे बालों में, या फिर अपने बलून को अपने बालों में ऐसे रब किया होगा, और फिर उसमें देखा होगा तो पेपर अट्रैक्ट होते होंगे। या फिर आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि एक प्यारी सी कैट है, उसमें उसके बाल अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। हम इस रेस्ट में चार्जेस को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को डिफिनेशन बताऊंगा और उसके बाद अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट डिस्क्राइब्स हाउ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड एन ऑब्जेक्ट इज। इट इज लाइक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब आप अपनी बुक में देखने जाओगे, फिर कोई और फिजिक्स की भाषा में डेफिनेशन पूछोगे तो लिखेंगे कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस फोर्स व्हेन केप्ट इन अ फील्ड, ठीक है। कि चार्ज एक ऐसे मैटर की प्रॉपर्टी है कि वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। तो थोड़ा समझ में नहीं आता ना, थोड़ा ऊपर से जाता है कि क्या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, क्या फील्ड, क्या वो करेगा। तो इसको अच्छे समझते हैं हम लोग। यहाँ पे तो सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। हाँ, तो चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है जिसमें अगर आप उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट डिस्क्राइब्स हाउ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एन ऑब्जेक्ट इज। अब चार्ज को आपने हमको देख लिया जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज को हमने कैसे बनाया, नेगेटिव चार्ज को हमने कैसे बताया। तो एक मैटर एक प्रॉपर्टी पोजेस करता है चार्ज की, मैटर में चार्ज होता है, ठीक है, वो एक उसकी प्रॉपर्टी है।
वो प्रॉपर्टी कैसे हमको पता चलती है कि जब हमको उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स फील करता है अपने आप में, ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्शन के। तब हमको जाना चाहिए कि एक वहां पे चार्ज होता है, ठीक है। चार्ज को आप ऐसे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। हमको पता है कि पॉजिटिव सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चार्ज की सिंपल डेफिनेशन क्या है, तो आप बोल सकते हो कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस फोर्स व्हेन केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब उसको एक फील्ड में रखा जाता है तो वो फोर्स को फील करता है, ठीक है। एक इसकी इंट्रिंसिक मतलब उसकी मैटर की खुद की प्रॉपर्टी है। अब आगे बढ़े और अब जैसे आगे इसमें देख लेते हैं, ऑल मैटर इज, मैं इस चार्ज को टॉपिक को इतना कोई एक्सप्लेन करता नहीं, मैं इसलिए इतना स्ट्रेच करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता तो रहे कि चार्ज हालांकि होता क्या है, ठीक है। चार्ज इज यू कैन से इट्स अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड एटम्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। आपको सब पता है कि एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। फिर आपको पता चलता है कि अच्छा उनके अंदर भी फिर छोटे छोटे और टाइनी पार्ट्स होते हैं जिनको आप क्वार्ट्स बोलते हो। तो फिर मतलब आप सोचो कि हमने एटम को भी इतना ज़्यादा डिवाइड कर दिया, आप सोच रहे हो कि इतनी ज़्यादा साइंस आगे बढ़ी है कि हमने उनको भी डिवाइड कर दिया। So all matter is made up of atoms and made up of positively charged protons. प्रोटॉन में चार्ज पॉजिटिव होता है। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन में हमको सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स हम सभी को पता होता है न्यूट्रॉन कैसे न्यूट्रल कैसे होते हैं। ये हम आगे वाले चैप्टर्स में कई एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे, तब भी आपको पता चलेगा इनके बारे में और डिटेल में। When an object has an imbalance of proton and electrons, it has a net electric charge. अब ये डेफिनेशन आप लोगों को थोड़ी अजीब लग रही होगी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज इम्बैलेंस मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बैलेंस सही नहीं है तो इसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन और पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन तो आपका वही होता है ना, न्यूट्रल होता है। तो अब अगर ये बताओ अगर प्रोटॉन कम है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, लाइक है ना, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है ना। तब यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए कि इट हैज अ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑब्जेक्ट विद एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, जिनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। व्हाइल ऑब्जेक्ट विद डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज पॉजिटिव चार्ज। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ चार्ज इज कूलम। अब जैसे आपने 10th में करंट पढ़ा था, करंट को नापने की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। तो वैसे ही चार्ज को भी मेजर करने की एक यूनिट बनाई गई है, कूलम, ठीक है। सी, ये जो कुलम आप देख रहे हो इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, कुलम। कुलम्स लॉ हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, वो भी इसके ऊपर है, मतलब ये पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है इस पूरे चैप्टर का। और कुलम्स लॉ फिर गॉस लॉ, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के। अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडिंग हाउ इट इज जनरेटेड, स्टोर्ड एंड यूज्ड। इट इज एन एसेंशियल concept in understanding many everyday phenomena such as lighting, batteries and electric motors. तो हम सबको पता है कि क्या इसका फंडामेंटल रोल है। आप इसको बचा हो तो वीडियो पॉज करके रीड भी कर सकते हो, इसमें उतना कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं। बट इट इज लाइक इट्स अ वेरी इट इज अ वेरी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप जान चुके हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये हमने जान लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अब आप पूछो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को डोनेट कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्यू से डोनेट करते हैं। क्या? क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए अब आपको बताते हैं कि थोड़ा इसके बीच में और इंट्रोडक्शन चैप्टर का दे देता हूँ आप लोगों को कि पहले ना लाइक कैसे ये सब पता गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, या फिर कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कैसे पता चला। तो एम्बर एक स्टोन होता है, एम्बर स्टोन को हमने वुल या फिर सिल्क क्लोथ से एक बार रब करके देखा तो वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। लाइट ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? जैसे पेपर हो सकता है, और भी छोटे छोटे बहुत हल्के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा था। ये किसने देखा? ये देखा थेल्स ऑफ मिलेटस ने। थेल्स ऑफ मिलेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है प्री सोक्रेटिक फिलोसफी में। इनफैक्ट आप इनकी जब फिलोसफी पढ़ोगे, मैं एक पॉडकास्ट रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, स्पॉटिफाई में है, इसका नाम है फिलोसफाइज दिस। देयर इज अ गाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार तरीके से फिलोसफी बताता है। तो थेल्स ऑफ मिलेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्री सोक्रेटिक फिलोसफर हैं, जिन्होंने बोलोगे ना फाउंडेशनल फिलोसफर, जिन्होंने ये सब चीजें बताई। ही वॉज लाइक मैथमेटिशियन, और उन्होंने नेचुरल फिनोमिनल्स को ट्राई किया एक्सप्लेन करने का, ठीक है। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड होता है वो एक ग्रीक वर्ड सा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ई एल ई सॉरी ई क्या मैं लिख रहा हूँ, ई एल ई की टी आर ओ एन, इलेक्ट्रॉन।
इसका मतलब होता है एम्बर। एम्बर क्यों? क्योंकि हमने देखा यहाँ पे हमने एम्बर को ही सिल्क क्लॉथ से रब किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे पूरा ये आपके एनसीईआरटी का ही फिगर 1.1 है कि आप ये देख सकते हो कि ये ग्लास रॉड है और ये एक सिल्क का थ्रेड है और ये ग्लास रॉड है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पॉजिटिव 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 चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव 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 चार्ज है। ये आप देख सकते हो सिल्क थ्रेड है, यहाँ पे प्लास्टिक रॉड है, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसको ऐसे यहाँ पे टच कराया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसे इसको रब किया और यहाँ पे ट्रांसफर कराया गया तो यहाँ पे पूरा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव 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 चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। यहाँ से नेगेटिव था तो यहाँ पे जाके आपका नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। तो ऐसे ही मतलब ये पूरा उसको एक डायग्राम की वजह से बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि कैसे सिल्क क्लॉथ से लाइट ऑब्जेक्ट्स मतलब कैसे अट्रैक्ट करते थे, कैसे चार्ज एक्यूमुलेट होता था उनमें। आगे बढ़ते हैं। These seemingly simple facts were established from years of efforts with careful experiments and analysis. It was concluded after many careful studies by different scientists that there were only two kind of entity, which is called electric charge. ये जो फैक्ट्स हमने जितने सारे पढ़े इसमें फिर साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि आफ्टर मेनी केयरफुल स्टडीज बाय डिफरेंट साइंटिस्ट दैट देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ एंटिटी व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। दो काइंड ऑफ ही चीज़ को हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हैं, या तो हम उसको पॉजिटिव बोल सकते हैं या तो हम उसको नेगेटिव बोल सकते हैं। जैसे आगे इसमें लिखा हुआ है, वी से द बॉडीज लाइक ग्लास और प्लास्टिक रॉड, सिल्क, फर एंड पिथ balls आर इलेक्ट्रिफाइड. They acquire an electric charge on rubbing. The experiments on the pith balls suggested that there are two kinds of electrification. We find that कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके कुछ एग्जाम में आने वाला नहीं है, ये बस उनकी एक हिस्ट्री लिखी हुई थी कि कैसे साइंटिस्ट है। हालांकि एनसीईआरटी की लाइन में आप एनसीईआरटी में जाके देखोगे तो भी आप लोगों को पूरा मिलेगा। एक बार रीड मार सकते हो आप इसको कि कैसे साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया, क्योंकि दो टाइप की एंटिटी होती है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, कि कैसे कोई किसी को अट्रैक्ट कर रहा है, कोई किसी को रिपेल कर रहा है। तो अब यहाँ पे हमको दो कंक्लूजन निकला कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब जैसे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये दूर भागेंगे, ये दूर भागेंगे। पर अगर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये पास आएंगे। ठीक है, ये पास आएंगे। एक नेगेटिव नेगेटिव है तो भी दूर भागेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है तो पास आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव है तो पास आएंगे, पर अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो दूर भागेंगे। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक आपको जानना चाहिए, आपको जनरल नॉलेज के लिए अच्छी है कि क्या पता शायद आपके वन वर्ड में इसमें कोई क्वेश्चंस बना के देते हैं, या फिर मेरे को लगता नहीं क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा। इन ओल्डन डेज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर ट्रीटेड एज सेपरेट सब्जेक्ट्स। मैग्नेटिज्म आप आगे पढ़ोगे, जो मैग्नेटिज्म हमारा यूनिट है उसमें आप मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ोगे, आपके मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। तो इन ओल्डन डेज इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक को इन लाइक आप यहाँ देख सकते हो, इन ओल्डन डेज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर ट्रीटेड एज अ सेपरेट सब्जेक्ट. Electricity dealt with the charges on glass rods, cats, furs, and batteries, lightning, etc., while magnetism described the interaction of magnets, iron fillings, composed needles. But in 1820, Danish scientist Oersted experiment, बहुत important है, found that a compass needle is deflected by passing an electric current through wire placed near the needle, and Ampere and Faraday supported the observation by saying that electric charges in motion produce magnetic fields. इस पूरे उसका मैं आप लोगों को सम बता देता हूँ कि देखो पहले ना इन दोनों को ही सेपरेट सेपरेट की तरह ट्रीट किया जाता था कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती हैं वो आप लोगों के कैट फर और ये जो ग्लास रॉड में चार्ज होता है इससे डील करते हैं, और मैग्नेटिज्म आपके दूसरे मैग्नेटिज्म वाली चीज़ों से डील करती है। बट फिर ऑरेस्टेड ने देखा कि मतलब ऑरेस्टेड हो गया, आपका फराडे हो गया, इसमें आप कहीं पे देखोगे एक साइंटिस्ट हैं लोरेंज, हाँ लोरेंज का भी नाम यहाँ पे है। इन लोगों ने फिर क्या देखा कि कि जैसे चार्ज एक फ्लो करता है तो वो अपने सराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एम्पियर एंड फराडे सपोर्टेड द ऑब्जर्वेशन बाय सेइंग इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्जेस मोशन में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड मूविंग मैग्नेट और मूविंग मैग्नेट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे आपको दिखा कि अच्छा इन दोनों में रिलेशन एक बैठ रही है। अब हम इसको सेपरेट सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस लाइक आपके पहले बताया जैसे दो सेपरेट सब्जेक्ट थे, बट फिर जब इनको ये साइंटिस्ट हो गए आपके ऑरस्टेड, फराडे एंड यहाँ पे शायद एम्पेयर, और आप आगे देखो फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फराडेज फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ये भी आप पढ़ोगे।
तो इन सब ने सपोर्ट किया कि नहीं यार ये अलग टॉपिक नहीं है, ये दोनों शायद एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एंड जैसे कि हमने देखा कि मूविंग जो चार्जेस है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वहाँ पे सेम वैसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं मूविंग मैग्नेट्स। तो ये एक रिलेशन देखी गई इन उसमें, तो फिर देखा गया कि हमको यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कर देना चाहिए, हमको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूनिफाई कर देना चाहिए। फिर हम लोगों ने इसको यूनिफाई कर दिया। आप इसको एक बार पूरा रीड मार सकते हो, काफ़ी मज़ा आएगा इसको रीड करने में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री आप इसको पता चलेगी कैसे क्या होता था। जैसे कि आप देख सकते हो मैक्सवेल फोर्थ फोर इक्वेशन दैट प्ले सेम रोल इन क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सब आपको मैक्सवेल या फिर ये सब आएंगे। तो इसको आप एक बार पढ़ लेना अपनी एनसीईआरटी से। आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो दी है तो मैंने उसमें बताया आप लोगों को कैसे क्या कब करना है, तो इसको आप लोग एक बार रीड मार लेना, ठीक है। अब आ जाता है कि आप लोगों का कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये क्या होता है। इट इज एन सिंपल डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये एक डिवाइस है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये हालांकि आपके एनसीईआरटी में जब आप खोलोगे तो ये एक बहुत ही बड़ा सेक्शन आएगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। तो इट इज अ सिंपल डिवाइस जो कि चार्ज के मैग्नीट्यूड की प्रेजेंस बताता है। मैग्नीट्यूड मतलब कितना चार्ज, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में आप लोगों को बता देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक आप लोगों को इसमें एक यहाँ पे ऊपर एक ब्रेस डिस्क लगी हुई है, यहाँ पे एक इंसुलेटर प्लग है, ठीक है, ग्लास के ब्रेस रॉड है, ब्रास रॉड है, गोल्ड लीफ ये है यहाँ पे, तभी इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोला जाता है। और यहाँ पे एक मेटल फॉइल है, ठीक है, इसको अपन पूरे को बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। आप यहाँ पे देख सकते हो कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ सिंपल डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल रॉड with ball at the top which is attached to two thin strips of gold leaf inside the container। ये आप देख सकते हो दो स्ट्रिप है और यहाँ पे एक गोल्ड स्ट्रिप है, यहाँ पे एक ग्लास केस है, ये ब्रास रॉड है और ये गोल्ड लीफ है, ठीक है। When electric charge is applied to the metal rod, the gold leaves repel each other and move apart, indicating the presence of electric charge. When an electric charge is applied to the metal rod कहाँ है, यहाँ पे metal rod है। तो when an electric charge is applied to the metal rod, the gold leaves repel each other apart। ये जो gold leaves है ना, ये एक दूसरे को repel करेंगे, ठीक है, दूर भागेंगे। ये क्या इंडिकेट करते हैं कि इसमें चार्ज है। द अमाउंट ऑफ सेपरेशन ऑफ द लीव्स कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। आप जैसे मान लो चार्ज, ठीक है, हमने चार्ज दिया तो लीव्स दूर भागी, पर कितनी दूर भागेंगी ये क्या डिसाइड करेगा कि उसमें कितने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। तो इससे हमको ये देखिए जैसे लिखा है ना, द अमाउंट ऑफ सेपरेशन ऑफ द लीव्स कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक चार्ज, ये ठीक है। तो इससे कितना दूर वो रिपेल होंगी, इससे हमको पता चलता है कि कितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। The gold leaf electroscope is a simple and sensitive tool that has been used for over 200 years in various scientific experiments to detect measure of electric charges. Measure of electric charges. 200 साल से भी ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं और ताकि हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के मेजर को फाइंड कर सकें। अब आप सोचो ना कि साइंस ने हमको, हम कितने दूर आ चुके हैं। लाइक अगर ऐसा आप पूरे यूनिवर्स की कंपेरिजन बात करो तो हम अभी कहीं भी नहीं हैं, हम बहुत ही छोटा डिस्टेंस, हमने एकदम नेग्लिजिबल डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है। बट अगर आप हमने एक एज अ ह्यूमैनिटी के बारे में बात करो तो हम ये सब 200 साल से भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट 200 से 250, ऑलमोस्ट 250 साल से भी ज़्यादा हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ कि इतने स्पेशल साइंटिस्ट और इन लोगों के कारण जिन्होंने ये चीज़ें डेवलप की और जिन्होंने ये चीज़ें फाइंड की। सो बिग थैंक यू टू ऑल दो साइंटिस्ट जिन्होंने हमारी ह्यूमैनिटी को हेल्प किया टू फाइंड आउट अबाउट डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, और मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताना कि मान लो एक मैग्नेट है, मैंने बताया आप लोगों को लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। मान लो मैं आप लोगों को एक मैग्नेट देता हूँ, ठीक है, एक बड़ा सा मैग्नेट देता हूँ। अब ये शायद इस चैप्टर से रिलेटेड ना हो, बट आप लोगों की जनरल नॉलेज के रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल अपनी IQ बढ़ाओ। एक मैग्नेट दिया मैंने आप लोगों को और उस मैग्नेट का एक पार्ट तोड़ दिया, ठीक है, आपने तोड़ दिया, तो क्या वो पार्ट उस मैग्नेट से दोबारा जुड़ सकता है? और अगर जुड़ सकता है तो क्यों जुड़ सकता है, और अगर नहीं जुड़ सकता तो क्यों नहीं जुड़ सकता, और अगर नहीं जुड़ सकता तो वो उस पार्ट को, जो पार्ट निकलेगा वो कैसे ऐड करेगा, या फिर जुड़ सकता है तो वो किस तरीके से जुड़ सकता है, ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स, अब आपने ये बहुत ही छोटी क्लास से पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकें, ठीक है, विच
जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं, और इंसुलेटर क्या होते हैं कि कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली। ठीक है, सॉरी मेरी राइटिंग को माफ करना। Okay, I found this on the web for Sorry me the writing Kumar Khanna. Check it out. Sorry. ठीक है, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली। ठीक है, कैन नॉट, मतलब आप समझ चुके होंगे। ठीक है, कंडक्टर्स हमने छोटे से पढ़ा है, ऑलमोस्ट बहुत छोटे से पढ़ा कि कंडक्टर्स मतलब जिससे सबसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सके, और आपके इंसुलेटर्स क्या होते हैं जो कि कैन नॉट इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट नहीं करा सकते। अब कंडक्टर्स है तो मतलब कंडक्टर्स अगर इजीली इलेक्ट्रिसिटी में क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हम यही बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इजीली अगर वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसको रेजिस्टेंस कम मिल रहा है तो फ्लो और अच्छे आराम से हो रहा है। इंसुलेटर्स में क्या है, वही रेजिस्टेंस आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिल जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स में आप लोगों को रेजिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम हो जाता है। बट वही अगर हम बात करें कंडक्टर्स में तो वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर में तो आप लोगों को इतना ही जानना है कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स होते क्या हैं। ठीक है, जो कंडक्ट अच्छे से इजीली करा दे इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि अपने पास से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास थ्रू करवा दे, वो कंडक्टर्स होते हैं। और जो कि थोड़ा टाइम ले मतलब जो कि मतलब बहुत ही रेजिस्टेंस ऑफर करें और इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करवा पाए, वो होते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, अब आप जैसे देखे होगा कि कोई भी आप रबर ग्लव्स पहन के इलेक्ट्रिसिटी का काम किया जाता है, क्योंकि वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाता है। ठीक है, वो एक इंसुलेटर होता है, तभी उसको पहन के आप इलेक्ट्रिसिटी का काम जो भी होता है करते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ी आवाज़ आ गई थी। जैसे कि हम देखा था जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देते हैं उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं, और जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते हैं उन्हें हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, इन दोनों के बीच में भी एक चीज़ आती है। वैसे मान लो ये हो गया हमारा कंडक्टर्स, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहा है, यहाँ पे हो गया हमारी इंसुलेटर्स जो कि नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, इनके बीच में भी एक चीज़ आती है, उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ये पूरा आप लोगों का एक चैप्टर, और ये चैप्टर पढ़ने में आप लोगों को बहुत मजा आएगा। ये जब आपके लास्ट चैप्टर, ये आपका चैप्टर नंबर 14 है और मॉडर्न फिजिक्स का है, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। अब आप समझ जाओगे बस कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में ही आते हैं, मतलब सेमी कंडक्टर, समझ जाओ वर्ड से ही, सेमी कंडक्टर्स। तो ये हम आप लोगों को चैप्टर 14 में आप लोगों को पढ़ा जाएगा, और ट्रस्ट में बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये, एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स जो कि आप जानते हो कि सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज चल रही है, हालांकि होती क्या है सेमीकंडक्टर्स, ये आप देखते हो कि ये कंट्रीज सेमीकंडक्टर्स में बहुत ज़्यादा आगे है, गाड़ियों में सेमीकंडक्टर्स लगते हैं, मोबाइल के चिपसेट में लगते हैं, तो ये हालांकि है क्या, तो इसके बारे में हम लोग चैप्टर 14 में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास कि एक और फिर से देखो कि व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज बॉडी कांटेक्ट विद अर्थ, ऑल द एक्सेस चार्ज ऑन द बॉडी डिसअपीयर्स, कॉजिंग अ मोमेंटरी करंट to pass to the ground through the connecting conductors such as body. This process of sharing charges earth is called grounding or earthing. Earthing provides a safety measure for electric circuit and appliances. A thick metal plate is buried deep inside the earth and thick wires are drawn from these plates. These are used in buildings and the purpose of earthing is nearly main supply. इसमें अर्थिंग के बारे में आप लोगों को बताया गया है, ये रीड कर लेना, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। ये पूरा एक बार अच्छे से रीड कर लेना, थोड़ा समझ लेना। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखो व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज बॉडी इन कांटेक्ट विद द अर्थ, जब एक चार्ज बॉडी को अर्थ के कांटेक्ट में लाया जाता है ना, तो जो पूरा चार्ज है ना वो अर्थ में चला जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि अर्थिंग हो गई, अर्थिंग वायर होती है। ठीक है, तो ये इसका काम क्या होता है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल द एक्सेस चार्ज ऑन अ बॉडी डिसअपीयर्स बाय कॉजिंग मोमेंटरी करंट टू पास थ्रू द ग्राउंड। ग्राउंड में पूरा करंट चला, ग्राउंड में पूरा चार्ज चला जाता है। ये क्या प्रोसेस होती है, ये एक अर्थिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, तभी आप देखोगे कि आपके फ्रिज में जो भी होता है, हालांकि आपने 10th में शायद अर्थिंग के बारे में पढ़ा होगा कि जैसे फ्रिज जो होता है तो इनकी एक वायर ना अर्थ से जोड़ी जाती है। ठीक है, अर्थिंग के लिए जोड़ी जाती है, ताकि मान लीजिए कुछ भी ज़्यादा करंट फ्लो गया, फिर कुछ भी इशू हो गया उसमें, तो आपके अप्लायंस को या फिर अप्लायंसेस को डैमेज नहीं होगा, जो कि पूरा करंट है वो पूरा सीधे आपको अर्थ में पास हो जाएगा। तो उससे ना ही इंसान को कोई डैमेज होता है, अपन लोग को डैमेज होता है, ना ही हमारे अप्लायंसेस को कोई डैमेज होता है। लाइक एसी, फ्रिज, जितने भी आपके
हमारे होम अप्लाइंसेस से एक वायर अर्थिंग वायर होती है। तो ठीक है, क्या होता है कि जो एक्सेस चार्ज होता है बॉडी का वो अर्थ में चला जाता है, इस प्रोसेस को हम अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। अभी देख लेते हैं और कितना बचा है। हाँ, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, फिर होमवर्क। ठीक 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 ठीक, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन इज अ प्रोसेस वेयर यू कैन गिव न्यूट्रल ऑब्जेक्ट अ टेम्पररी चार्ज बाय ब्रिंगिंग a charge object near it without directly touching the two objects. चार्जिंग बाय इंडक्शन, मान लो मेरे पास हाँ ये ठीक है, ये मेरा फ़ोन है। अब ये एक रॉड है, ठीक है, इसमें इबोनॉइट रॉड, मान लो एक रॉड है, ठीक है, इसमें चार्ज है। अब मान लो मैं इसको यहाँ पे ऐसे टच नहीं कराऊंगा, देख सकते हो मैं ऐसे टच नहीं कराऊंगा, मैं इसको बस दूरी में रखूंगा, फिर भी इसमें मान लो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो उस चार्ज इसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। हमने इंड्यूस किया, प्रभावित किया, कि हमने ऐसे मतलब टच नहीं कराया उसको, बस उसके पास ले गए। तो अगर इसमें नेगेटिव चार्ज है और इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे जाके ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, एक यहाँ पे इबोनॉइड रॉड है, ये एक मेटल स्फीयर है। अब आप लोगों को ना इस पूरे चैप्टर में बहुत ही, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, एक वर्ड बहुत बार बार यूज हो रहा है, पिट बॉल्स। व्हाट आर पिट बॉल्स? तो ये पिट बॉल्स बोलते हैं आई थिंक। तो ये ऐसी बॉल्स होती हैं जो कि लैब्स और फिजिक्स लैब में यूज की जाती हैं, इनको आप मेटल स्फीयर बोल सकते हैं। इसमें कंडक्टिव लेयर की कोटिंग की जाती है ताकि ये कंडक्ट करा सके इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये ऐसी होती है। अगर आप कोई पिट बॉल बोलते तो कंफ्यूज मत होना, आपने देख लिया पिट बॉल्स कैसी होती हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इवन और रॉड है। अब इसमें देखो, इसमें पूरा नेगेटिव चार्ज है। मैं एक बार और अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इसमें, और इसमें यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमने इसको पास ले गया, हम इसको पास लेके यहाँ पे ग्राउंडिंग वायर है, एक ये अर्थ से कनेक्शन है इसका। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हुआ, पूरा जो इसका नेगेटिव चार्ज था वो चला गया, यहाँ पे क्या एक्यूमुलेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज, बस पॉजिटिव। तो इसका चार्ज एक्यूमुलेट हो जाना। ठीक है, अब ये प्रोसेस होती कैसे है? First, you need to charge objects such as balloon that has been rubbed with a sweater and has an excessive negative charge. Next, bring that object close to the neutral object, but don't let them touch. For example, you could hold the charged balloon near a neutral metal rod. As the charged object gets closer to the neutral object, the electrons in the neutral object are attracted to the charged body. They then move away from the side closest to the charged object, creating a temporary charge separation. When you remove the charge, the neutral object will have temporary charge opposite to that of charged object, so that if the charged object was negatively charged, the neutral object will have a temporary positive charge on the side close to the charged object and a temporary negative charge on the other side. ये क्या है, इतना ज़्यादा मैंने क्या बोल दिया, पूरा रीड कर दिया आप लोगों के सामने, रीड कर रहा हूँ बस। देखो, सच बताऊँ, चार्जिंग बाय इंडक्शन में आप लोगों को इतना जानना है, मैंने वही रॉड के एग्जांपल दिया कि आप एक दो ऑब्जेक्ट, मान लो इसमें एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, कि चार्ज का ट्रांसफर, चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है दूसरे उसमें विदाउट टच किए। आप क्या, ये क्या लिखा है यहाँ पे, चार्जिंग बाय इंडक्शन इज अ प्रोसेस वेयर यू कैन, हम एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, एक ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इसमें हम चार्ज एक्यूमुलेट करवा सकते हैं। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कैसे, ये प्लस 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 माइनस माइनस, मतलब एक न्यूट्रल है, प्लस हर प्लस के लिए एक माइनस है, हर प्लस के लिए एक माइनस है, पर हमने यहाँ पे से नेगेटिव चार्ज लाया, नेगेटिव चार्ज लाया, नेगेटिव चार्ज लाया, तो अब क्या हुआ कि यहाँ का जो पूरा सिस्टम था, जो एक आपका न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, वो पूरा सिस्टम बिगड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि कैसे, एक बैलून का एग्जांपल लेके मैंने इसमें बताया हुआ है कि कैसे यहाँ पे, हालांकि आपकी बुक में एक मेटेलिक स्फीयर से दिया गया है, तो कैसे ये चीज़ वर्क करती है। मान लो कि ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ये एयरपोर्ट एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें हर पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है, मान लो 4 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कैसे रॉड लाई, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये जाके पूरा इसका सिस्टम बिगाड़ देगी। ठीक है, ये इसको अब न्यूट्रल से कौन सा चार्ज बना देगी, इसमें चार्ज ला देगी। तो ये आपको पढ़ना है एक बार एनसीईआरटी में। आप लोगों को चाहे तो आप इसके ऊपर रीड मार सकते हो, चाहे तो आप ये रीड मार सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये 1 2 3 4 पॉइंट्स इसके, कि व्हेन यू रिमूव अ चार्ज ऑब्जेक्ट और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट विल हैव अ टेम्परेरी चार्ज अपोजिट टू दैट ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट. So if the charged object was negatively charged, the neutral object will have a temporary positive charge. मतलब कि अगर जैसे कि इसमें नेगेटिव चार्ज था और ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, तो इसमें इसका ऑपोजिट चार्ज जनरेट हो जाएगा, यानी इसमें पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा. अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें न्यूट्रल होता है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता. सॉरी, मुझे वीडियो को कट्स देना पड़ रहा है. एक्चुअली क्या है ना, घर में थोड़ा काम चल रहा है, तो उसी कारण से हल्ला थोड़ा ज़्यादा हो पा रहा है. ठीक है, आगे बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है. चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं?
एडिटिविटी ऑफ चार्ज और चार्ज इज कन्वर्स। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मान लो एक सिस्टम है, ठीक है, मैंने ऐसा ड्रॉ करा, यहाँ पे एक चार्ज है आपका +2Q, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, एक है -3Q, एक है +4Q, एक है -1Q। अब आपको बोला जाए कि इस सिस्टम का पूरा टोटल चार्ज बताओ, क्या बताना है आपको? टोटल चार्ज। तो क्या बोलोगे आप? आपको सिंपली ऐड कर देना है 2Q + 4Q, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, -1Q ± -3Q। ये कितना हो गया आपका? -4Q हो गया और +4Q, ये कैंसिल आउट हो गया तो आपका कितना हो गया? 2Q। इस पूरे सिस्टम में 2Q चार्ज है। तो मतलब अगर आपसे बोला जाए कि टोटल सिस्टम में चार्ज कितना होगा, तो आपको बस सिंपली ऐड कर देना है। अगर मान लो 2Q 4Q 6Q है, तो आप 2 4 6 को ऐड कर दोगे, 4 to 6 6 to 12Q चार्ज इसमें है, ठीक है, 12 कूलम ऑफ चार्ज है इसमें। टोटल चार्ज सिस्टम कितने हैं? 2Q 2 कूलम। अब चार्ज इज कंजर्व्ड। अब आपको जैसे पता है कि चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी सिंपली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, कैन नॉट be created nor be destroyed। अब आप ये भी मैं क्या बताऊँ, ये तो एकदम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टाइप का है ना, कि चार्ज को आप ना ही बना सकते हो ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है, बस सिंपली आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। थर्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? Q = N। ये एक फॉर्मूला आप देखोगे ग्रुप अपने, जब आप इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को पढ़ोगे, तीन ही प्रॉपर्टीज इसमें बताई गई हैं कि चूंकि चार्ज एक सिस्टम में रहेगा ना, वो एक इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, ठीक है। इंटीग्रल मतलब किसी भी सिस्टम में, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किसी भी सिस्टम में चार्ज रहेगा तो 1Q रहेगा, 2Q रहेगा, 3Q रहेगा, 4Q रहेगा, 5Q रहेगा। किसी में आप ये नहीं बोल सकते कि 1.5Q चार्ज है, आप ये नहीं बोल सकते कि उसमें एक सिस्टम में 1.5Q चार्ज है, आप ये नहीं बोल सकते कि 2/7Q चार्ज है, ये आप नहीं बोल सकते, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही कि Q = N, ये चार्ज का फॉर्मूला है। अगर आपको ये चार्ज को फाइंड करने के सिस्टम के, मतलब चार्ज को जो फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, Q = N, ये आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा हुआ है। तो किसी भी के सिस्टम में ऐसा चार्ज नहीं रहेगा कि इस बॉडी में 3/7 कूलम ऑफ चार्ज है, या फिर 0.75 कूलम ऑफ चार्ज है, या फिर आप ऐसे नहीं बोल सकते। आपको क्या बोलना पड़ेगा? इसमें 1 कूलम चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है, 3 4 5 ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। एक आप उसको किसी भी डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो जाता है Q = N, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। अब यहाँ पे हमको सीधे लिखा हुआ है कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, हमको पता ही है, ठीक है। चार्ज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी, क्या होती है स्केलर क्वांटिटी। अब मैं हिंट दे देता हूँ कि एक क्वांटिटी होती है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एक में सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसमें से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किसके होता है और सिर्फ मैग्नीट्यूड किसके होता है। तो बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। ठीक है, आज हमारा चैप्टर यहीं तक खत्म हो जाता है। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की पहला लेक्चर रहेगा हमारा। तो होमवर्क क्या है आप लोगों का? आप लोगों को एग्जाम्पल 1 2 3 4 देखना है, ठीक है। बहुत ईजी है। Q = N, इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आप एक बार देख लेना जरूर, आपको काफी मजा आएगा और ट्राई करना उसको सॉल्व करने के, उसको एक्सप्लेन करना। उसमें कुछ एक एग्जाम्पल होगा कि एक ग्लास में कितना चार्ज एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, वो सब आप वो कर लेना। प्रिपेयर नोट्स आप लोगों को खुद के प्रिपेयर करने हैं। आप चाहो तो मैं आपको उसका PDF दे दूंगा, बट आपको PDF से आपको वही लिखना है जो कि आपको सही लगे लिखने का। आप एक बार NCERT होता है, आपको जो खुद मन करे लिखने का, जो कि आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको लग रहा है कि आप मिस आउट कर दोगे, वही चीज़ लिखना। अब आप देखो, आपको बेसिक चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है एक नोट में कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ये चीज़ आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। आपको क्या लिखने की जरूरत है जो कि आपको नहीं पता, जैसे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा, चार्ज ऐसे नहीं हो सकता 1.7 1.8, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज लिख सकते हो। चार्जिंग में इंडक्शन में अभी वाला डायग्राम बना दो, ठीक है, ये इसको आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आपको पता ही क्या होता है, फिर भी एक बार डिफरेंशियल लिख दो। इस गोल्डी फ्लैक्टर्स को के बारे में लिख देना, ये डायग्राम बना लेना इसका, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है जैसे कि आप लोगों को, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ जाना क्या होता है, ठीक है।
तो वो हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ी। अब होमवर्क, ठीक है, आप लोगों को ये करना है, आप लोगों को प्रिपेयर नोट्स बनाना है। और एक वो बोलूँगा कि एक और इसमें ऐड कर देता हूँ आप लोगों के लिए होमवर्क की, सॉरी रीड NCERT 1.1 to 1.5, 1.1 से लेकर 1.5 तक आपको NCERT रीड करनी है, ठीक है, अगले लेक्चर तक। अगले लेक्चर थोड़ा टाइम बाद आएगा, मतलब इसके 2 दिन बाद आएगा, तो आप तब तक इसको रीड करके इतना इसमें कर सकते हो, तब तक हम और भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। प्लस एक होमवर्क, जैसे कि आप लोगों के पास टाइम है तो आप एक काम कर सकते हो, अगर मन हो तभी करना, नहीं हो तो मत करना। ये बहुत ही एडिशनल है, ये आप लोगों का एक जस्ट आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए काम है कि आप थेल्स ऑफ मिलिटस के बारे में चाहो तो थोड़ा सा पढ़ो कि क्या उन्होंने किया था, और ऐसे और फिलोसफर्स के बारे में पढ़ो कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने मतलब क्या क्या बात करते थे। आप इनकी बातें सुनोगे ना कि इन्होंने क्या क्या बोला, सो यू फील अमेज कि माय गॉड, ये उस टाइम पे कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है। Either you can go to Spotify and listen to the podcast by Philosophize This, or you can just open a Google and Wikipedia page and आप थोड़ा सा उनका वो बारे में ओवरव्यू पढ़ लो, ठीक है। इतना कर सकते हो। एग्जाम्पल 1 2 3 वो करना है आप लोगों को, नोट्स बनाना, NCERT 1.1 से 1.5 तक रीड करनी है। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को मैंने थोड़ा वीडियोस में कट लगाए थे क्योंकि घर में थोड़ा काम चल रहा है, बट अगर आप लोगों को कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, फिर आप लोगों को लग रहा है कि मैं उतना अच्छे से कोई कंसेप्ट को नहीं समझा पा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं नई वीडियो बना दूंगा इसी सब टॉपिक के ऊपर, या फिर आने वाली जो वीडियोस है उसमें ध्यान रखूँगा उस चीज़ को। सो प्लीज़ मेरे को इस चीज़ के बारे में बताओ कि क्या चीज़ मैं अच्छे से कर रहा हूँ और क्या चीज़ मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सोचा था कि मैं हर एक लेक्चर मेरा ऑलमोस्ट 50 मिनट्स का जाएगा इस चैनल का, बट क्योंकि ऑलमोस्ट 40 मिनट से पहले में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सीनियर्स।